वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेज 2 की, आर्यभट्ट गणित चैलेंज का स्टेज 2। और ये पूरा एक कंप्लीट पेपर सोल्यूशन होगा जो कि 2022 का होगा। इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक मॉडल पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते रहेंगे और 3 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। कुछ लोग मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मेरा 1 अक्टूबर को लगा है, 2 अक्टूबर को लगा है। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी नोटिस जारी हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग 3 अक्टूबर से ही स्टार्ट और 3 अक्टूबर को ही होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी कोशिश होगी कि हर चीज़ को मैं क्रिस्टल क्लियर करता चलूँ, तो मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक। और जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आती हैं देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी थ्रू कमेंट सेक्शन। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपको स्टेज 2 साफ साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना होगा, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा और यहाँ पर आपकी क्लास मेंशन होगी। एक्चुअली मतलब आपको फिल नहीं करना होगा, ये जब पेपर रिलीज़ होगा तो उसमें आपका नाम लिखा गया होगा, क्योंकि टॉप 3 जो भी स्टूडेंट्स थे पर स्कूल, उन सबका रजिस्ट्रेशन स्टेज 2 के लिए हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपको पेपर मिलेगा उसमें यहाँ पर आपका नाम मेंशन होगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर मेंशन होगा और यहाँ पर आपकी क्लास मेंशन होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आप लोग बेहतर तरह से जानते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे दिए गए हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ड्यूरेशन टाइम जो है वो 1 आवर का है, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कवर करने होंगे। यहाँ से परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। इंस्ट्रक्शंस टू दी स्टूडेंट्स। तो अशुद्ध उत्तरों के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के निगेटिव मार्किंग है नहीं, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो सारी क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने हैं। सभी प्रश्नों के लिए अंक समान है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का एक पेपर है, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प पर क्लिक कीजिए। डू योर रफ वर्क ऑन द पेपर प्रोवाइडेड टू यू, जो भी प्रोवाइड कराया गया है। नो मोबाइल्स और कैलकुलेटर्स अलाउड, कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। ठीक है, मोबाइल और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। देखिए 2 एग्जाम्स होते हैं, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था उसमें भी मेंशन कर दिया था। तो कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर अलाउ है। बेटा जिसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है वो कंपटीशन दूसरा है, उसका भी डिटेल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम दूसरा है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा। बोल रहा है राजन अ स्कूल स्टूडेंट विद वेरी एंटरप्रेन्योर माइंड सेट ओपन अ जूस प्रेन्योर इंस्पायर्ड बाई MBA चाय वाला। यानी कुल मिलाकर के MBA चाय वाले से प्रेरित हो करके, MBA चाय वाले से प्रेरित हो करके एक जो उद्यमी बालक है वो एक अपना जूस पार्लर ओपन करता है। और ये रहा आपका जूस पार्लर। ठीक है, तो जूस पार्लर ओपन करता है। उसने एक बड़ा लक्ष्य रखा, परंतु सोमवार को उसने जूस के 12 गिलास बनाए। यानी कुल मिलाकर के मंडे को वो कितने जूस के गिलास प्रिपेयर कर रहा है? 12। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मंडे को वो कितने क्लास सेल करता है? 12 क्लास। ही सेट बिग टारगेट बट ऑन मंडे ही मेड 12 ग्लासेस ऑफ जूस। मंडे 12 गिलास बना रहा है। ठीक है, फिर बोला ही मेड 12 मोर ऑरेंज जूस ऑन ट्यूसडे देन ऑन मंडे। यानी यहाँ से पढ़ेंगे उसने मंगलवार को सोमवार को बनाए गए गिलासों की संख्या से 12 अधिक संतरे के जूस के गिलास बनाए। कुल मिलाकर के जितना उसने मंडे को बनाए थे, यानी मंडे को उसने बनाए थे 12, तो ट्यूसडे को उसने जितने मंडे को बनाए थे उससे 12 गिलास ज़्यादा बनाए। और फिर बोलता है उसने मंगलवार के गिलासों से 12 अधिक गिलास बुधवार को बनाए। यानी बुधवार को जो उसने गिलास बनाए, तो मंगलवार को 12 + 12 थे, तो बुधवार को क्या हो गया? वेडनेसडे को क्या हो गया? 12 और हो गया। थर्सडे को क्या हुआ? जितने वेडनेसडे को बनाए उससे 12 ज़्यादा। बोला है इस प्रकार वह प्रत्येक दिन पिछले दिन के गिलासों से 12 अधिक संतरे के जूस के गिलास बनाना जारी रखता है। 300वें ग्राहक को संतरे का जूस इस दिन दे रहा है।
यानी बोला ही विल बी सर्विंग ऑरेंज जूस टू 300 कस्टमर, 300 कस्टमर ऑन, किस दिन 300 कस्टमर को वो जूस प्रोवाइड कराएगा। अगर मोटे मोटे स्तर की बात करें तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। मंडे को जो वो सेल कर रहा है वो 12 ग्लास सेल कर रहा है, ट्यूसडे को 12, 24, फिर वेनसडे को 36, फिर थर्सडे को इसमें 3, 4, 48, और फिर अगर आप देखें तो ये एक 12 का टेबल है, 12 2 जा 24, 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 और 12 8 जा 12 7 जा 84। अगर हम इन दो को देखते हैं तो इन दो के कॉम्बिनेशन से हमको देखने को मिल जाता है 36, और 36 हमने यहाँ से ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ से ऐड किया इस 36 को तो ये हमको बना करके दे देता है 72। हमको चाहिए क्या, 300 कस्टमर। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को और हमने ऐड कर लिया, और जैसे इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 108। ठीक है, 108 और 72 को अगर हमने कंबाइन करा दिया तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 180, और 180 में अगर हमने कंबाइन करा दिया 36 को तो ये हमको देखने को मिलता है 180 प्लस 36 मतलब 216। इसका मतलब ये हुआ कि 72 इसमें और ऐड कर दिया जाए, तो 216 में हमने 72 को ऐड किया, देन वी गेट दी 882। अभी देखो 300 तो इसके अंदर नहीं आएगा। ये कितने दिन हो गए हैं, ये मंडे ट्यूसडे यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे और 6 डे तक पहुंच चुके हैं। 6 डे में 300 कस्टमर नहीं आ रहा है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से हमने 84 को और ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 2, 8, 8, 16, 117 कैरी 1 372, और 372 कस्टमर्स को जब वो सर्व कर रहा है तो इसका मतलब कि 300 कस्टमर जो होगा वो इन्हीं कैटेगरी के अंदर होगा, यानी इन्हीं 372 कस्टमर्स में होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। बोला है इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बी सी इज टू 16। डिओफेंटाइन इक्वेशन मैंने आपको बता रखा था, इसका एक शॉर्ट भी मैंने बना करके अपलोड किया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आया होगा। डिओफेंटाइन इक्वेशन से एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ लगभग हर साल पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। अब ए बी सी इज टू 16 है। यहाँ पर आप देखते हैं तो डिओफेंटाइन इक्वेशन की खास बात होती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 16 है। बोला है ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स हैं, 3 हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 16 के प्रॉपर फैक्टर देखते हैं ए बी सी के फॉर्म पर। तो मुझे लगता है एक फैक्टर बनता है 1 × 2 × 8, 16 मिल जाता है। दूसरा अगर ए बी सी हम संख्याएं लें तो दूसरा बन जाता है 2 × 2 × 4, 8 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दूसरा भी कंप्लीट है। तीसरा बन रहा है 16 × 1 × 1, और चौथा बन रहा है हमारे पास 4 × 4 × 1। अगर आप देखते हैं तो 16 की 4 पॉसिबिलिटीज़ यही हमारे पास हो रही हैं जिससे हमको 16 मिल पा रहा है। इसके अलावा अब जैसे एक पॉसिबिलिटी अगर आप बोले कि सर ये भी है 2 × 2 × 2 × 2, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ नंबर्स 3 हैं। ये इस पैटर्न पर नंबर्स लिए गए हैं कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अब नंबर्स कितने हो गए, 4, इसलिए ये क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा। तो अब वैलिड जो हाँ है हमारे पास ये हैं 4। इन 4 में भी अगर क्वेश्चन की कंडीशन को देखें तो बोला है 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी तीनों नंबर्स अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये 2 सेम हो गए हैं, गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये 2 सेम हो गए, गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये 2 सेम हो गए तो ये भी गलत हो गया। तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बच रही है वो यही एक बच रही है। इसमें हमने मान लिया कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 8 है। अब बच्चा क्या करना है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर जैसे ही हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो 1 to the power 2, 2 to the power 8 और 8 to the power 1। और अगर अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 1 + 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16
टू जा 32, 64, 264, 128 एंड 256। तो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 256 प्लस यहाँ से कितना मिल रहा है 8। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है 265। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा और मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि डियोफेंटाइन इक्वेशन को अच्छे से देख लें। आप गूगल करेंगे तो गूगल में केवल आप इतना ही सर्च करें डियोफेंटाइन इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पर ढेरों प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि यहाँ से IIT तक में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला इन क्लास 3 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। One student reversed the digit of both of the numbers and carried out the multiplication and got the same product as others. Which of the following pair of number were given by the teachers to find the product? बोल रहा है कि बच्चे को गुणा करने के लिए कहा गया, दो संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा गया। एक बच्चे ने क्या किया है, संख्याओं को पलट दिया और गुणा किया, लेकिन गुणनफल वही मिलता है जो अन्य बच्चों का मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि वो संख्याएं क्या रही होंगी। देखो जैसे कहा क्या जा रहा है कि मान लेते हैं कि टीचर ने कहा 14 और 22 का मल्टीप्लाई कराओ, तो एक बच्चे ने क्या कर दिया 14 के डिजिट्स को बदल दिए तो 41 हो गया और 22 के डिजिट्स को बदले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है वो वही मिल रहा है, जो आउटपुट 14 इंटू 22 से मिल रहा है वही आउटपुट 41 इंटू 22 से मिल रहा है। तो मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ से आपको क्या चीज़ बताई, अगर ये दोनों आउटपुट से सेम डिजिट सेम नंबर आपको मिल रहा है तो यूनिट डिजिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ से देखो 4 2 जा 8 है, यहाँ से देखो 2 1 जा 2 है, तो क्या 8 और 2 सेम है? नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाता है। सेम प्रोसेस अगर हमने यहाँ से देखा 13 इंटू 62 और अब डिजिट चेंज कर दिए 31 इंटू 26, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 6 1 जा 6 मिल रहा है, जबकि यहाँ से 3 2 जा 6 मिल रहा है। केवल यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यानी ये हो सकता है कि सही हो। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 19 इंटू 33 और 33 इंटू 91। एक चीज़ तो याद रखना कि अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो वो कभी सेम आउटपुट नहीं दे पाएगा। 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3। अब देखो यूनिट डिजिट फिर चेंज हो गया, इसका मतलब ये भी गलत है, सी भी नहीं होगा। और इन दो नंबर्स को ले लेते हैं तो एक तो हमने सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिलता है 8 2 जा 16 तो 6, और अगर हम इनके डिजिट्स को बदल देते हैं तो बदलने के बाद हमको देखने को मिलता है 24 इंटू 82 और 4 2 जा 8। अब 4 2 जा 8 मिला, अब देखो 8 और 6 फिर यूनिट डिजिट क्या हो गए, बदल गए। इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेडियस वर्क हो जाएगा क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने की कोशिश नहीं करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। केवल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये एक क्यूब ले आया हूँ, ठीक है। अपने पास जो क्यूब है वो 6x6 का है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है 6x6x6 का एक रूबिक क्यूब अपने पास है। ये जो आपको क्यूब दिख रहा है, ये जो क्यूब है ये 3x3 का मैंने मेंशन किया हुआ है। इसको मेंशन इसलिए किया क्योंकि अगर आप एक नज़र में देखें तो बोल रहा है हाउ मेनी पीसेस ऑफ क्यूब्स आर ऑन द सरफेस ऑफ 6x6x6 रूबिक्स क्यूब। तो जनरली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, और सेम प्रोसेस यहाँ से भी देखो 1 2 3 4 5 6। तो लग रहा है कि 6 सरफेस हैं और हर सरफेस पर 6 क्यूब हैं। तो 6 इंटू 6 के अकॉर्डिंग 216 ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन बेटा ये गलत है। अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये यहाँ पर क्यूब लिया हुआ है, तो मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ से 6 क्यूब अडॉप्ट किए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 क्यूब है, और यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो 6 क्यूब यहाँ से हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ऐसे समझो ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो 1, यहाँ से देखो 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, और ये वाला 6 ऑलरेडी है। तो अगर हम देखें कि इस सरफेस पर कितने क्यूब हैं तो 6 इंटू 6, क्या कहा 6 इंटू 6 मतलब कितने हो गए 36 क्यूब हो गए। अब ये
आपको पता है क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो ये एक सरफेस, तो इसके जस्ट अपोजिट भी एक सरफेस होगा, तो वहां पर भी कितने होंगे, वहां पर भी 36 होंगे। कितने होंगे, 36 होंगे। अब फिर मेरी बात को ध्यान से समझना, नेक्स्ट राउंड में हमने क्या किया, देखो एक ये वाला जो रेड कलर का सरफेस है ये पूरा खत्म हो गया है और एक इसके पीछे वाला खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट सरफेस की, और नेक्स्ट सरफेस जो हमने लिया कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ब्लैक कलर का ही सरफेस ले लिया। अब इस ब्लैक कलर में याद रखेंगे ये जो 1 to 6 है ये वाली पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हमने लिया तो ये एक पूरा क्यूब बाहर हुआ है। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ। तो देखेंगे जरा, मैंने देखो एक पीस जब मैंने इसका काट करके बाहर निकाला, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक पीस लगा हुआ था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा लगा हुआ है। जब मैं इस क्यूब की बात करूंगा तो ये पूरा क्यूब जब यहाँ से हटेगा, या फिर मैं इस क्यूब की बात करूं तो जब ये पूरा क्यूब हटेगा, तो ये क्यूब हटेगा तो ये इस लाइन से भी हटेगा, इससे भी हटेगा और इससे भी हटेगा। फिर से देखिए, मैंने यहाँ से इसको अलग किया तो ये और फिर ये, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हमको जो लाइन दिख रही थी वो कितनी थी, 3/3, लेकिन अभी अगर आप देखते हैं तो यहाँ से देखो एक लाइन पूरी कम हो गई है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ से मैंने 6/6 36 क्यूब निकाले तो ये वाली एक पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये इसके इस सरफेस के चारों तरफ से ये एक लाइन कम होगी। तो अब जो हमारे पास बच रहे हैं वो कितने का भाई, कितने का बचेगा, 5/5 का। देखो एक यहाँ से लाइन कम हुई और एक इसके पीछे से लाइन कम होगी, इसके एक पीछे से लाइन कम हो जाएगी, क्योंकि एक सरफेस के और एक सरफेस ठीक इसके पीछे है। तो अब जो हमें देखने को मिल रहा है वो 1 2 3 4, कितना, 1 2 3 4, और फिर यहां से अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिलाकर के 4 ये बचे, 6 ये बचे, 6 4 जा 24, तो 24 ब्लैक सरफेस से और 24 ही डाउन सरफेस से निकलेंगे। अब फिर मेरी बात को समझना, जब हमने यहां से ये वाले क्यूब निकाले तो इस क्यूब से ये वाले क्यूब भी सब खत्म हो गए, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के एक इधर से कटा, एक इधर से कटा, एक इधर से एक इधर से, जो 6/6 था अब वो कितने बाई कितने का बच गया, 4/4 का बच गया। कितने बाई कितने का बचा, 4/4 का, और 4/4 से एक ग्रीन का और एक इसके जस्ट अपोजिट, तो कितना मिल जाता है, 16 और 16। बेटा इन दोनों का सम 32 हो जाता है, इन दोनों का सम 48 हो जाता है, इन दोनों का सम 72 हो जाता है। जैसे ही हमने इन सबको ऐड किया, 8 to 10 और 2 12 कैरी 1 4 4 8 8 7 15 52, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात कही जा रही है, कहा जा रहा है 2 फार्मर्स। देखो बेटा ये जो इतनी इंफॉर्मेशन है ये एक ऐसा जीके वाली बात है और ये आपको पता होनी चाहिए जो बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको बताया गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो MS स्वामीनाथन ने भारत में किया हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो रहा था वो 1967 to 68 ये इसका टाइम पीरियड रहा था। और इसने जो है वो फूड चेन को प्रॉपर मेंटेन, फूड चेन का मतलब जो भारत में खाद्यान्न की समस्या थी उसको, उस कमी को पूरा किया था या फिर कहें दूर किया था। अब जरा मेन मुद्दे पर आते हैं। 2 फार्मर्स हार्वेस्टेड wheat grains in their field. One farmer cultivated the older variety of wheat crop and had an average output of 21 tons from a hectare. अच्छा, एक हेक्टेयर में एवरेज 21 टन का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट फार्मर है उसके पास x हेक्टेयर है। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मर की ही जानकारी दी जा रही है, फर्स्ट फार्मर की ही जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आगे अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है एंड द अदर फार्मर हैविंग 12 हेक्टेयर लेस लैंड कल्टिवेटेड हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप एंड हार्वेस्टेड 300 टन मोर। 300 टन ज़्यादा उसकी फसल उग रही है, जबकि उसके पास लैंड जो है वो 12 हेक्टेयर कम है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको ये नहीं पता चल रहा है कि लैंड कितना है, तो हमने माना कि जो फर्स्ट फार्मर है उसके पास लैंड कितना है, x है। ठीक है, x हेक्टेयर ऑफ लैंड, x
हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो हमने यहाँ से x से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कितना बना देता है 21x, ठीक, 21x टन, यानी 1 हेक्टेयर में 21 टन हो रहा है तो x हेक्टेयर में 21x टन उत्पादन होगा। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड फार्मर की, ध्यान से समझना भी इसी जगह से, तो सेकेंड फार्मर को अगर आप देखें तो उसके पास जो जमीन है वो 12 हेक्टेयर कम है एक्स, मतलब फर्स्ट फार्मर के कंपैरिजन में, तो उसके पास 12 हेक्टेयर जमीन क्या है, कम है। और वो जो उसके पास 12 हेक्टेयर जमीन कम है, उस 12 हेक्टेयर में वो क्या कर रहा है, वो 300 हेक्टेयर, 12 हेक्टेयर में वो 300 हेक्टेयर 300 टन ज़्यादा हार्वेस्टिंग उसकी हो रही है। तो यहाँ से जो x-2 है वो 300/12 x-12 टन, ठीक। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बोल रहा है कि जब जमीन 12 हेक्टेयर कम होती है तो उत्पादन 300 टन ज़्यादा होता है। इसको और बेहतर तरह से हमने देखा तो x-12 हेक्टेयर लैंड पर वो उत्पादन कर पाएगा 25x-12, ठीक। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में साफ साफ ये बात कही गई है कि जो टोटल उत्पादन है, मतलब जो वेरिएशन जा रहा है वो कितने का जा रहा है, 300 टन का जा रहा है। तो 25x-12 टन का उत्पादन सेकेंड फार्मर, फर्स्ट फार्मर से 21 टन का उत्पादन, और ये कितने का दोनों का अंतर है, 300 टन का अंतर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 25x माइनस 300 माइनस 21x इक्वल 300 को ट्रांसफर कर दिया, देन 4x इक्वल 600, देन x की वैल्यू कितनी आ जाती है 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 150। हमने माना था कि x हेक्टेयर लैंड है फर्स्ट फार्मर के पास, तो फर्स्ट फार्मर के पास कितना लैंड है 150 लैंड है। अब वो पूछ रहा है कि पहले किसान का कुल गेहूं उत्पादन, तो कुल गेहूं उत्पादन कितना हुआ था 21x यानी 21x, तो 21x असल में किसके इक्वल हो जाएगा 150 के इक्वल हो जाएगा। एक जीरो देखो ये बढ़ा और 15 1 जा 15, कैरी चला जाता है 1, 15 2 जा 31, देन 3150, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कैपलर्स नहीं काप्रेकर नंबर्स की बात कर रहा है। काप्रेकर नंबर्स आपको यहाँ पर बता दिया गया है क्या होते हैं। काप्रेकर नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद द प्रॉपर्टी दैट इफ इट इज स्क्वायर्ड देन इट्स रिप्रेजेंटेशन can be partitions into two positive integers part whose sum is equal to the original number। जो ये पूरा स्टेटमेंट है इसी को इन्होंने यहाँ पर मेरे बच्चों एक्सप्लेन भी कर दिया है। जैसे 45 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो 2025 क्या है 2025, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2025 इनको जब हमने ऐड किया तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है 45 मिल रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है 2025 के जो फैक्टर्स किए जा रहे हैं उन सबका सम। तो यहाँ से बोल रहा है काप्रेकर संख्या एक धनात्मक पूर्णांक कुल मिलाकर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज काप्रेकर नंबर। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ कि 20 25 आए और इन सबका सम कितना हो रहा है 45 हो रहा है, जो कि असल में हमारी ओरिजिनल नंबर है। अब हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, कौन सा काप्रेकर संख्या है। तो एक जो हमारे पास मेन इशू है वो ये है कि इनका स्क्वायर कैसे किया जाए, तो इसकी ट्रिक अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। 22 का स्क्वायर तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा। 22 का स्क्वायर क्या है 484। क्या इसमें कुछ इस तरीके से हम इन नंबर्स को जोड़ सकते हैं कि हमें 22 मिल जाए? तो बेटा इसका जवाब है नहीं, ऐसा किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए गलत हो जाता है। दूसरा जाता है 103। क्या जाता है 103। अब आपके मन में सवाल होगा कि 103 का स्क्वायर करने में तो बहुत समय लगेगा, तो ध्यान से समझेंगे। इसका स्क्वायर हमें पता करना है। जो 103 है इसका नियरेस्ट नंबर देखो क्या है, इसका नियरेस्ट कंप्लीट नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा 100। 103 का नियरेस्ट नंबर क्या है 100। और अगर हम 100 को देखें तो ये 100 हमको तब मिल जाता है जब हम इससे 3 घटा देते हैं। तो जितना एक संख्या में घटाओगे उतना ही एक संख्या में जोड़ भी दोगे। क्या कहा 103 का नियरेस्ट परफेक्ट नंबर आप ढूंढिए, वो क्या है 100 है। और 100 जो है वो हमें तब मिलेगा जब इससे 3 घटा देंगे। तो हमने क्या किया कि एक बार इससे 3 घटाया तो हमको मिल गया 100, और क्योंकि घटाया है इसलिए जोड़ना भी पड़ेगा, तो जब जोड़ा तो मिल गया 106। अब बेटा क्या करो इन दोनों का करा दो मल्टीप्लाई, तो हमें देखने को मिलेगा 10600। और कितना जोड़ा कितना घटाया 3 जोड़ा 3 घटाया, तो जो नंबर जोड़ा है जो नंबर घटाया है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर हमारे पास जनरेट हो जाता है 9।
और वो जो 9 आया है उसको इसी में आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 10609। क्या कहा, 10609। अब आप देखिए कि क्या इनको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि इनकी ब्रेकिंग पर ऐड करने पर हमको वापस से 103 मिल जाए, नहीं मिल पाएगा, ये भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो स्क्वायर करने की टेक्निक और दूसरा विच ऑप्शन इज करेक्ट, जिसे 55 आ जाता है। कभी भी याद रखेंगे, कभी भी A5 का स्क्वायर निकालना हो, A कोई भी संख्या हो, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, 25 ऐसा ही लिख देना, और ये जो A है वो और इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है तो ये जो 5 है, देखो ये वाला जो 5 है ये तो अपनी जगह पर आ जाएगा 25, ठीक है, और ये वाला जो 5 है ये एक बार इसमें गया तो ये 5 बना देगा, और एक बार ये इसमें गया तो 5 और 1 6 बना देगा। अगर हम देखते हैं तो 6 5 जा 30, 3025। कैलकुलेटर अलाउ नहीं और अब आपको स्पीड मिल जाएगी, कितना मिल रहा है, 3025। और अगर हम इसको ब्रेक करें तो 30 प्लस 25 कर देने पर हमको क्या मिल रहा है, 55 मिल रहा है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते चलते इसका स्क्वायर मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ, 98। आप देखिए इसका स्क्वायर हमें पता करना है क्या होगा, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है, हमारे पास 100 है। 100 हमको तब मिलेगा जब हम 98 में क्या कर दें, 98 में 2 जोड़ दें, तो जैसे ही 2 जोड़ा तो 100 मिल गया। अब बेटा अगर 2 जोड़ा तो 2 घटाना भी पड़ेगा ताकि इक्वेशन कैसी रहे, बैलेंस रहे। 98 में 2 माइनस कर दिया तो बच गया 96। अब क्या करना है, दोनों का करा देना है मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई कराया 9600, कितना जोड़ा कितना घटाया, तो 2 जोड़ा 2 घटाया, तो इसी 2 का कर दिया स्क्वायर, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर किया, प्लस माइनस 2 मतलब 2 जोड़ा 2 घटाया, तो मिल जाता है 4। बेटा 4 को इसी में हमने ऐड कर दिया और जैसे ही ऐड किया तो 9604। और अब देखो कि क्या इनमें से किसी भी प्रकार से इनको ऐड करने पर हमको 98 मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने स्क्वायर करने की टेक्निक सीखी हुई है। हालांकि स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर कुछ शॉर्ट बना करके भेजिए जिसमें कि कुछ ट्रिक्स हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका सेपरेट शॉर्ट भी मैं आपके लिए शेयर कर पाऊँ। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने ये रहा। देखो ये हिंदी वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है, ये उसका इंग्लिश वर्जन है, और वो पूछ रहा है कि बॉक्स में क्या आएगा, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको एक सही ऑप्शन टिक करना है। जगह कम थी इसलिए इसको इस तरह से मैनेज करना पड़ा, फिलहाल आप मैनेज कर लेंगे, समझदार हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड सिंबल चेंज साइज। ये जो फर्स्ट और थर्ड सिंबल है इनका साइज क्या हो गया है, चेंज हो गया है। देखो जरा, पहले और तीसरे प्रतीकों के माप परस्पर बदल जाते हैं। जो स्टार बड़ा था वो स्टार यहां पर आकर के देखो छोटा हो गया, और जो ये हाफ सर्किल छोटा था वो कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। बीच वाले पर कोई चेंज नहीं आया। ये तब है जब इस तरह का एरो लगा होता है, तो ये चीज हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो साइज जो होगा वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बनेगा और इस स्ट्रक्चर में ये जो बड़ा साइज है ये हो जाता है छोटा, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, और ये जो छोटा है ये हो जाता है बड़ा। ठीक, अब दूसरे में देखो आपको बताया जा रहा है, दूसरे में ये वाला सिंबल देखो, ये सिंबल ये रहा, तो ये रहा ये सिंबल, और इस सिंबल में कहा जा रहा है पहले और दूसरे प्रतीक के परस्पर स्थान बदल जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सिंबल चेंज प्लेसेस, तो ये दो आपस में स्थान बदल गए। जो सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट में आ गया है, जो फर्स्ट नंबर पे था वो सेकंड में चला गया है। सेम वर्किंग यहाँ पर भी होगी। जो फर्स्ट जो सेकंड में है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, तो एक तो ये आ गया, और जो फर्स्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा, और जो तीसरा वाला बड़ा हो गया था वो वैसे ही बड़ा रहेगा। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही जा रहा है। तो देखो ये वाला तो गलत है, कौन सा सही जा रहा है, देखो इसमें क्या है, ये वाला साइन देखो बहुत बड़ा है, जबकि बीच वाले पर किसी भी तरीके कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। अच्छा, इसमें ये ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये छोटा है तो ये भी गलत हो जाता है। ये यहाँ इसकी पोजीशन गलत है, तो देखो नंबर डी जो है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और डी क्यों सही है, क्योंकि देखो ये जो सिंबल था, जो ये छोटा था, इसको बड़ा होना था, और वो देखो यहीं पर हमें बड़ा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते तो पहली बार में ही देख करके टिक कर सकते, क्योंकि बड़ा इसी में था। अगर टिक करते तो टिक नहीं कर पाते, क्योंकि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए लगभग सेम टैली हो रहे थे। तो कोई बात नहीं, 2 बार रोटेशन के बाद फिर हमको एग्जैक्टली पता चल गया कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि a एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a द्वारा 2x + 12 पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 12 को जब हम a से भाग देते हैं तो जो भी संख्या हमको मिल रही है, मान लेते हैं y मिल रही है, तो भाग देने का मतलब है वो इंटीजर वैल्यू है, यानी जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी हमको मिला वो किस में गया, वो z में गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो बोल रहा है a के संभव मानों की संख्या क्या होगी, तो a की पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है। a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर तो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से अंदर बचेगा x + 6/a। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो भी आउटपुट है वो किसके अंदर जाएगा, वो इंटीजर वैल्यू के अंदर जाएगा। अब अगर वैल्यू इंटीजर के अंदर जा रही है तो a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, मेरे हिसाब से तो a 1 हो सकता है और a 2 हो सकता है। अगर हम a को 1 रख देते हैं तब भी जो मिलेगा वो इंटीजर के अंदर जाएगा, और a को अगर 2 रखते हैं तब भी जो मिलेगा वो इंटीजर के अंदर जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि x के बारे में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। अब मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो a की वैल्यू 1 रख देने के बाद हमको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो 2x + 6 मिलता है। अगर x इंटीजर है तब तो आउटपुट इंटीजर के अंदर जाएगा। सेम वर्किंग, अगर a की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और मिल जाता है x + 6, तो इसमें x को इंटीजर होना पड़ेगा तभी आउटपुट इंटीजर के अंदर जाएगा। फिलहाल अभी जो आउटपुट हमें a के मिले हुए हैं वो 2 आउटपुट मिले हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोला है दिया हुआ मैजिक वर्ग निम्न पर आधारित है, यानी गिवन मैजिक स्क्वायर इज बेस्ड ऑन किस पर आधारित है। मैजिक स्क्वायर की खास बात होती है कि आप उसको किसी भी एंगल से देखेंगे वो हमेशा आउटपुट सेम ही देगा। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो इन कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कराओ तो इसका मल्टीप्लाई इससे 72 और 72 इंटू 3, क्या कहा 72 इंटू 3, 2 जा 6, 216। देखो यहाँ से क्या मिला 216, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 9 6 जा 54 और 54 इंटू 4। तो अगर हम फिर इनको कैलकुलेट करते हैं तो 216 यहाँ से भी मिलता है। सेम वर्किंग अगर हम इनको भी कैलकुलेट करते हैं तो 216। अगर हम रो वाइज भी मल्टीप्लाई कराएं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ से भी 216, यहाँ से भी 216 और यहाँ से भी 216। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये किस तरीके का है, ये एक मैजिक मल्टीप्लिकेशन है। ये किस तरीके का स्क्वायर होगा, मैजिक स्क्वायर, मैजिक मल्टीप्लिकेशन बेस्ड स्क्वायर होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत फेमस है, आप जानते हैं कि भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय जो रहे हैं उन्होंने ये जो थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन दिया हुआ है और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि इसका आपने टीएलएम बेस्ड मटेरियल भी देखा होगा। टीएलएम के साथ में आपने कुछ सॉफ्ट वर्जन भी इसका देखा होगा एनिमेशन बेस्ड। तो ये भास्कराचार्य द्वितीय ने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया था इस मेथड के थ्रू। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है a pole was dumped in the sand up to 1/8 times of 1/18 of its total length if 1 unit of the length of pole was invisible। अच्छा, 1 यूनिट लेंथ जो है वो पोल की इनविजिबल है और 1 यूनिट लेंथ क्वेश्चन में खुद बता रहा है कि जो 1 यूनिट है ये किसके इक्वल है, 1/18 इंटू 1/8। देखो 1/8 टाइम्स ऑफ 1/18, ठीक, इतना इनविजिबल है। तो पूछ रहा है फुल लेंथ ऑफ द पोल इन यूनिट इज। बेटा क्या कर दिया, इनका मल्टीप्लाई करा दिया 144, देन 1 की वैल्यू क्या आ जाती है 144। तो कुल मिलाकर के विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चाहें तो एक्स मान करके भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेसिंग रहेगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो तो बेटा ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं रीजनिंग निकाल पाया हूँ उस रीजनिंग के थ्रू जो मेरा आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं इसको हमने नाम दिया C1, इसको नाम दिया C2 और इसको नाम दिया C3, मतलब ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। हम क्या कर रहे हैं, C3 में से C2 को माइनस कर रहे हैं। अब C3 में से C2 को माइनस कैसे करेंगे, एक तो देखो ये आकृति यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, और अगर हम इससे इतना माइनस कर दें, ये हटा दें, ये वही स्ट्रक्चर है जो C2 में देखने को मिल रहा है।
तो C3 का जो स्ट्रक्चर था उससे हमने क्या किया, इसको कर दिया माइनस। तो देखो बेटा हमको क्या मिल गया, C1 मिल गया। केवल इतना ही तो बच जाएगा, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है यही तो बचेगा, और वो हिस्सा ये रहा। सेम वर्किंग अगर मेरी बात सही है तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो C3 में ये रहा, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको हमने माइनस किया। देखो ये वाली लाइन हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। अब देखो ये पूरी लाइन है, जब हम इससे माइनस करेंगे तो इतनी लाइन यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इतनी लाइन खत्म हो जाएगी, नीचे वाली तो कट नहीं पाएगी, तो जो बच रहा है वो देखो ये बच रहा है। यानी इस स्ट्रक्चर से C3 से जब हमने इसको माइनस किया तो इतना हिस्सा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बच जाता है वो ये बच जाता है, ये मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि इस स्ट्रक्चर में क्या आएगा। अब ये जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हमको मिलना चाहिए, ये हमको क्या किया गया है, ये हमको गिवन किया गया है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। हमने मान लेते हैं कि C3 में हमारे पास गिवन है ये वाला, C3 में B ऑप्शन गिवन है, इसे हमने मान लिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमको गिवन किया गया है, और इस स्ट्रक्चर में से B वाले में से हमने C2 को माइनस कर दिया, C2 हमारे पास ये रहा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये लाइन इस लाइन को कैंसिल कर देगी, और ये लाइन आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा। और ये जो है ये असल में C1 में ये स्ट्रक्चर हमको गिवन किया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन है वो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये मैंने बाकायदे आपको रीजनिंग के साथ में बताया है कि मैं कौन सी रीजनिंग लगा पाया हूँ। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादित है क्योंकि सभी लोगों ने इसका सोल्यूशन अलग अलग दिया हुआ है। फिर भी आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो मेरे दिमाग में है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। IIT कानपुर के प्रख्यात गणितज्ञ पद्म श्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हाल ही में निम्न में से अपने बहुमूल्य योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए। बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कोविड-19 उन्होंने बता दिया था कि कितने लोग इससे अफेक्टेड होंगे और क्या मतलब स्थिति रहेगी कोविड-19 की। यहाँ से द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, और इतने नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और याद रखना वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये असल में लिखा गया 30 स्क्वायर, ये लिखा गया है 40 स्क्वायर, ये लिखा गया है 60 स्क्वायर, और ये लिखा गया है 50 स्क्वायर। सारे ही स्क्वायर हैं, तो कुल मिलाकर के 30, 40, 60 और 50 इन पर हमको डिस्कस करना है। बेटा हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 9, 6, 18, 30 और 60 का क्या जनरेट करेंगे, एलसीएम। क्या जनरेट करेंगे, एलसीएम। तो 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 2, 15 टाइम्स में और ये 30 टाइम्स में। फिर हमने क्या किया, 2 टाइम्स में फिर इसको डिवाइड कराया, और इस बार हमें देखने को मिलता है 1 3, देन अगेन वी गेट दी 1, देन 9, देन 3, देन 9, देन 15, देन 15। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये हमको 1 मिल जाता है, ये 1 मिल जाता है, ये 1 मिलता है, ये 3, ये 1, ये 3 और ये 5, फिर ये 5। एक बार और 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो अब हमको क्या देखने को मिलता है, 1 1 1 1 1 1, देन 5, देन 5 और एक बार और 5 टाइम्स में, देन सब कुछ क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है, देखो 5 2 जा 10 बेटा सीधे सीधे हो गया, 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो गया, 18, 18 इंटू 10 करा लिया तो मिल जाता है 180। 180 इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमको चाहिए का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो 900 आ रहा है। 180 के बाद जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है वो 900 है। अगर आप देखेंगे तो 900 नंबर एक ऐसा नंबर है, ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो इन सारे ही नंबर से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। बोला इन 1987 द इंडियन गवर्नमेंट हैड रिक्वेस्टेड टू परचेज अ क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। दिस रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। दिस began a new chapter of developing indigenous supercomputer and processor Vijay Bhatkar developed India's first supercomputer Param 8000। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि जो विजय भटकर जी थे, विजय भटकर मालकर, इन्होंने सबसे पहला
भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था, विच वॉज सेकेंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एट दिस टाइम, एज्यूम दैट वन ऑफ द सुपर कंप्यूटर टेक इनपुट, ये आपको इनपुट दे रहा है, इनपुट ऑफ द नंबर n एंड x इज अ फैक्टर, याद रखेंगे x क्या है, एक फैक्टर है, और ये किसका फैक्टर है, ऑफ द नंबर n, ठीक है, x एक फैक्टर है n का, इन अ पर्टिकुलर केस n इज इक्वल टू, अब बता रहा है कि जो n है वो किसके इक्वल है, 83p7966161q के इक्वल है, और बोल रहा है एंड x इक्वल 11, x इक्वल 11 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x तो फैक्टर था, तो 11 से ये नंबर डिविजिबल है, और आप 11 की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि हमें डिफरेंस निकालना होता है इवन और ऑड पोजीशंस के सम का डिफरेंस, यानी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पहले हम क्या करते हैं, ऑड वाले ले लेते हैं, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, और बस इतने ही। तो यहाँ से जब हमने इन सबको लिया तो हमें देखने को मिलता है 8, 3 पर p है, 5 पर 9 है, फिर 7 पर 1 है, और फिर 9 पर भी 1 है। ये एक डिफरेंस हमने निकाला, दूसरा डिफरेंस फिर निकालते हैं, और दूसरा डिफरेंस अपने पास अब आ रहा है इवन का, तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10, तो यहाँ से जो हमको मिलता है वो मिलता है 3, 4 पर क्या है 7 है, फिर 6 पर 6 है, फिर q है, और इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7 3 10 16 प्लस q, जबकि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसका सम कितना आ रहा है 9 1 10 1 11 11 और 8 आ जाता है 19 प्लस p। अब मैंने कहा है कि जो भी नंबर 11 से डिविजिबल होता है उसके इवन और ऑड पोजीशंस के डिजिट्स का सम भी 11 से डिविजिबल होता है, तो दोनों का डिफरेंस बेटा निकाल लेते हैं हम लोग, 19 प्लस p माइनस फिर क्या है 16 प्लस q, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 19 प्लस p माइनस 16 माइनस q इक्वल्स टू 0, और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो p माइनस q क्या आया, p माइनस q प्लस 3 इक्वल 0। इसको थोड़ा और बेहतर तरह से मैंने लिखा यहाँ पर, तो यहाँ से अब आपको देखने को मिलता है p माइनस क्यू इक्वल्स टू -3, या फिर कहें q माइनस पी इक्वल्स टू 3, क्या आया, q माइनस पी इक्वल्स टू 3, ठीक है। 0 मैंने क्यों लिया हुआ है, 0 इस बेसिस पर लिया हुआ है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 जाना चाहिए, ठीक है। बाकी 0 लेने का कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जो आपका रिमाइंडर पोर्शन है वो 0 होना चाहिए, इसलिए उसको 0 लिया हुआ है। अगर आप 0 नहीं भी लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी p माइनस क्यू प्लस 3, क्या बनेगी, p माइनस क्यू प्लस 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ और भी आगे कंडीशन दी गई है, p लाइज बिटवीन 0 एंड q, बोला है p लाइज बिटवीन 0 एंड q। अब p अगर 0 और q के बीच में लाई कर रहा है तो p को छोटा होना पड़ेगा, यानी p 0 से तो बड़ा होगा लेकिन q से क्या होगा, छोटा होगा। बोला है p और q की वैल्यूज क्या क्या हैं, और देखो यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दे रहा है, जो पहले नंबर है वो p है, जो बाद वाले नंबर है वो q है। अब बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग q बड़ा होना चाहिए और p छोटा होना चाहिए, लेकिन बेटा देखो अगर p और q का हम वेरिएशन निकालते हैं, देखो p और q में आप देख रहे हैं कि q छोटा जा रहा है, p बड़ा जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि चार के चारों ही ऑप्शन गलत हैं और इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ एरर है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बेटा सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन अब आप अपनी जानकारी के लिए, आपको यहाँ से एक जो नई जानकारी मिली बस यहाँ तक अभी आप इसको पढ़ लेंगे, बाकी उसमें कुछ एरर है इसलिए उसका आंसर आ नहीं रहा है, उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये एकदम बेटा बच्चा टाइप क्वेश्चन हो गया है, बोल रहा है 0 से 9 तक अरेंज करना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो आउटपुट है वो x है, हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है x है, तो x की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या कर दो 2 से डिवाइड करा दो, और जैसे ही 2 से डिवाइड कराया तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10। अब देखो 45 किस में दिया गया, ये देखो ऑप्शन बी में है, देन बी इज करेक्ट, पूरा इवेलुएट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं 17 नंबर, बोल रहा है मिलिट्री ऑफिस इनवाइटेड प्रपोजल एंड सैंपल्स ऑफ गन फॉर परचेजेस, अ कंपनी ऑफर्ड अ न्यू लार्ज गन एंड डिक्लेयर्ड दैट
when once loaded it would first fire 60 shots at the rate of a shot a minute. The War Office put it to the test and found that it fired 60 shots an hour but declined it with the command it did not fulfill the promise condition. यहाँ पर लिखा गया है कि वो अपनी प्रॉमिस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है. द रीजन फॉर रिजेक्शन इज, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है ये पूरा प्रपोजल, हिंदी में ये क्वेश्चन लिखा गया है. बेटा ये प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि एक गोला दागने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. एक गोला दागने में 1 से ज़्यादा मिनट का समय लग रहा है क्योंकि देखो असल में क्या है कि 1 मिनट में 60 गोले वो दागता है, यानी 60 शॉट्स हैं. 1 मिनट में कितने शॉट्स हैं? 60 शॉट्स हैं. एक बार लोड हो जाने के बाद यह बंदूक 1 गोला प्रति मिनट की दर से 1 घंटे में 60 गोले दागता है. 1 घंटे में 60 गोले मतलब 1 मिनट में 1 गोला. क्या कहा? 1 मिनट में 1 शॉट जा रहा है. तो 60 मिनट्स में कितने? 60 शॉट्स जाने चाहिए. लेकिन जब इसको लोड किया गया तो हमने देखा कि इसके जो शॉट्स हैं, क्योंकि वो अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया, मतलब जो कंपनी है वो बोल रही है कि 1 मिनट में 1 शॉट जाएगा, लेकिन असल में ये शॉट में ज़्यादा समय ले रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर हैं और ये आपको, ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको 100 रुपए के नोट के पीछे भी देखने को मिल जाएगा. बेटा ये स्ट्रक्चर किसी भी नोट में नहीं दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मुझे लगा जैसे स्ट्रक्चर दिया गया है. फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं. ये 4 स्ट्रक्चर किसी भी इंडियन करेंसी के नोट पर नहीं प्रिंटेड है. बोला है ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. भारत के प्राचीन आर्किटेक्चर के चित्रों को देखिए. 4 चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं. ऑल द अबव इमेजेस ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर आर रिफ्लेक्टेड अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स. मॉडर्न मैथमेटिक्स की ब्रांच को ये क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. और इसको हम, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्टल थ्योरी. क्या बोलते हैं? फ्रैक्टल थ्योरी. तो फ्रैक्टल रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 ऑप्शन है. अब देखो इसमें जो आपका आया था उनकी तरफ से आंसर, यानी सीबीएसई की तरफ से जो जारी किया गया था, उसमें ऑप्शन सी सही बताया गया था. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो सही है, ये किससे, ये ऑप्शन ए सही होना चाहिए मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन ए सही होना चाहिए. इसका रीज़न देखो मैं आपको यहाँ पर ये चला करके दिखाता हूँ. ये जो मैंने निकाला, ये कहाँ से निकाला है? विकीपीडिया से निकाला है. आपको लिंक भी देखने को मिल रहा है. आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे. आपको टाइप करना होगा और इसको मैं पूरा रन करा करके आपको दिखा रहा हूँ. आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए रन हो रहा है और ये कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आप स्ट्रक्चर के अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, तो ये सेल्फ सिमिलर शेप्स होते हैं. कैसे शेप्स होते हैं? सेल्फ सिमिलर शेप्स होते हैं. आप इनफाइनाइट टाइम्स के लिए अंदर रन करते चले जाएंगे और वो सेम ही शेप्स होते हैं. तो इसको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी फ्रैक्टल थ्योरी पर बेस्ड, केवल आप फ्रैक्टल डालिएगा, विकीपीडिया का पेज ओपन होगा, उसके अंदर इस टाइप के ढेरों एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे. ये एनिमेशन मैंने वहीं से पिक किया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए सही है. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बात कही जा रही है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू एनकरेज मोर फीमेल participation in decision making. It was decided that panchayat will be divided into strictly male और strictly female पंचायत. तो जो पंचायत है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है. जो पंचायत यहाँ पर मेंशन की जा रही है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है. एक स्ट्रिक्टली मेल और दूसरा स्ट्रिक्टली फीमेल. पंचायत जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है. इन द इलेक्शन ऑफ सम पंचायत लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट वर कंपाइल्ड and it was found that total 378 females and 675 males have filed their nominations. If all panchayats have the same number of members, ये फिर से नोट पॉइंट वाली बात है, हर पंचायत में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, then the minimum number of panchayats were where this protocol is followed is. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. कुल मिलाकर के जो पंचायत है या तो उसमें स्ट्रिक्टली मेल होनी चाहिए या स्ट्रिक्टली फीमेल होनी चाहिए और नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे वो दोनों में सेम होंगे. तो हमने मान लिया कि जो स्ट्रिक्टली मेल हैं वो ए हैं और जो स्ट्रिक्टली फीमेल्स हैं वो क्या हैं? वो बी हैं. सेम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो एक्स हैं
और ये एक्स मेंबर्स दोनों में होंगे, तो एक्स इसमें भी और एक्स इसमें भी। अब वो बोला जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या है, यानी टोटल फीमेल्स आपको दी जा रही हैं। टोटल फीमेल्स कितनी हैं, टोटल फीमेल्स हैं 378 और टोटल मेल्स कितने हैं 675। कितने 675। मिनिमम नंबर ऑफ पंचायत हमसे पूछ रहा है, तो ठीक है मिनिमम नंबर ऑफ पंचायत हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करो कि दोनों में देखो तो x कॉमन है, इसको थोड़ा सा साफ और स्वच्छ तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 675 प्लस 378। मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इसमें x कॉमन जा रहा है दोनों से। अगर हम इससे x कॉमन करते हैं तो ये बना देता है a प्लस बी इक्वल्स टू 675 प्लस 378। अगर इससे x कॉमन गया है तो RHS से भी कुछ कॉमन होना चाहिए, और इसके लिए हमने क्या किया, इसका SCF निकाला। SCF को हम डिवीज़न मेथड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 675 मुझे लगता है 1 टाइम्स में चला जाना चाहिए, 1 टाइम्स में जाता है तो 378, और 378 सब्ट्रैक्शन पर आपको मिल जाता है 297। 297 से हमने फिर डिवाइड करा दिया किसको, 378 को, और इस बार ये कितने टाइम्स में जाता है, फिर 1 टाइम में चला जाता है 297। इस बार जब सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है तो 81 मिलता है। 81 से हमने फिर डिवाइड कराया 297 को, और इस बार जब हमने डिवाइड कराया तो ये चला जाता है 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कराया तो सब्ट्रैक्शन के बाद इधर देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपको मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है 4 और 5, 54। क्या मिल रहा है 54। 54 से फिर हमने 81 को डिवाइड कराया तो हमें देखने को मिलता है 1 टाइम्स में 54। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हमें देखने को मिल जाता है 27, और 27 से बाबू अगर हम 54 को डिवाइड करा देते हैं तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर के SCF कितना आ रहा है 27 आ रहा है। SCF कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं 675, क्या कहा 675 को हम डिवाइड कराएंगे किससे 27 से, तो हम इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 27। ध्यान से समझना, 25 इंटू 27 प्लस 378 जो है 378 को भी जब हम डिवाइड कराएंगे किससे 27 से, तो ये हमको आउटपुट देता है 14 इंटू 27। अगर हम दोनों से देखें तो दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है, और वो कॉमन क्या जा रहा है 27। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 27 बेटा कॉमन कर लिया तो अंदर बचता है 25 प्लस 14। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू कंपेयर करा दो, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 27 आ रही है, जबकि a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 25 प्लस 14। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं देन वी गेट दी 39। तो कुल मिलाकर के कितनी पंचायत बनेंगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 39 पंचायत जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, बोला टी एक धनात्मक संख्या, तो टी का 400% यानी 400%। बेटा परसेंटेज जब हटता है तो अपॉन में क्या जाता है 100, ये कैंसिल हो जाता है। तो इतने का अगर हम आउटपुट देखें तो ये हमको निकाल करके दे रहा है 40। अब बोला है 4 दोनों बराबर हैं, तो बोला यहाँ पर क्या चीज़ फिल कर दी जाए, तो ध्यान से समझना। इतना स्ट्रक्चर हमने लिया 400t, यहाँ पर अगर हम 1 रख दें तो जैसे ही हमने 1 रखा तो परसेंटेज जैसे ही हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये फिर कैंसिल हो जाता है। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 40। दोनों वैल्यूज कैसी हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोला किसी त्रिभुज के 3 कोणों की माप ये है। द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:3। आप जान रहे हैं कि ये 2 नंबर्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ए को डी के पदों में, देन डी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ए, डी को ए के पदों में एक्सप्रेस करना है। तो ठीक है भैया, डी को ए के पदों में एक्सप्रेस कर लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 3d इक्वल्स टू c माइनस 1/2, और अब हमने क्या किया, d की वैल्यू जनरेट कर दी है 3d, ऐसे ही रखते हैं। c की वैल्यू निकालो यहाँ से। c की वैल्यू जब आप निकालते हैं इस एक्सप्रेशन से, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से जब हमने c की वैल्यू निकाली है तो c की वैल्यू हमारे पास देखने को मिलेगी
b माइनस 1/2, ये 2c की वैल्यू है, b माइनस 1/2, तो c की वैल्यू देखने को मिलेगी 1/2b माइनस 1/4। अब एक काम किया हमने कि ये c की वैल्यू उठा करके हमें कहाँ रखना है, इस c की वैल्यू को उठाया ला करके यहाँ रखा, तो यहाँ से कुछ आउटपुट दिखेगा। अब यहाँ से जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो c की वैल्यू आ रही है 1/2b माइनस 1/4 और 1/2 पहले ही चल रहा था। देन 3d इक्वल्स टू b/2 माइनस 2 और 1 3, देन 3/4। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन से जनरेट करेंगे, फिर कलर चेंज कर लेते हैं और इस बार b की वैल्यू हम लोग यहाँ से जनरेट करेंगे इधर से, तो b की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, a माइनस 1/2। तो ये हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठाया, उठा करके कहाँ रख दिया, इस जगह पर रख दिया b के प्लेस पर। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है, 3d इक्वल्स टू क्या देखने को मिलता है, 3d इक्वल्स टू 1/2, b की वैल्यू क्या है, a माइनस 1/2 माइनस 3/4। यहाँ से हमें देखने को मिलता है 3d इक्वल्स टू a/2 माइनस 1/4 माइनस 3/4। यहाँ से देखने को मिलता है 3d इक्वल्स टू a/2 माइनस 4/4। थोड़ा और बेहतर तरह से तो यहाँ से देखने को मिलता है 3d इक्वल्स टू a/2 माइनस 1, देन 3d इक्वल्स टू a माइनस 2/2। तो d की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, a माइनस 2/6। तो d की वैल्यू क्या आ जाती है, a माइनस 2/6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इस तरह से हमने क्या किया, d को एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ a। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। बोल रहा है इन द फिगर बिलो ईच साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट हैं और ये बात एकदम सही है। यहाँ से यहाँ तक की अगर आप लेंथ देखेंगे तो x, फिर ये भी लेंथ आपको x दी जा रही है, फिर ये भी लेंथ आपको x दी जा रही है। बोल रहा है इफ अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इन साइड द स्क्वायर द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन द शेडेड रीजन इज। इसे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है एग्जाम में। तो आप गूगल करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर, या फिर आपको गूगल करने पर भी देखने को मिल जाएंगे तमाम वेबसाइट्स में। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ शॉर्ट्स भी इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। फिलहाल अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से बोला जा रहा है एक पॉइंट को रैंडमली चूजन किया गया है, प्रोबेबिलिटी दिखाना कि वो शेडेड रीजन में ही गिरना है, और शेडेड रीजन हमारे पास ये 4 हिस्से रहे हैं। अब एक चीज़ जरा ध्यान से समझना, ये वाला जो लेंथ है ये x है, और देखो ये वाला भी इतना लेंथ क्या है, x है। तो ये दोनों तो सेम हो गए। फिर ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक का x है, और फिर ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक का x है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। वो किस एरिया में गिरना चाहिए, शेडेड रीजन में गिरना चाहिए। तो पहले हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया अगर हम निकालते हैं तो ये x x x मिलकर के टोटल कितना बना देता है, 3x। यहाँ से अगर हम देखें तो ये x x x मिलकर के ये साइड कितनी हो गई, 3x। और ये भी देखो कितना है, ये भी बेटा 3x है। और जबकि दो साइड 3x हैं तो इससे पता चल रहा है कि एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। 3x का स्क्वायर क्या बना देता है, 9 स्क्वायर। तो टोटल तो हमको पता चल गया, टोटल क्या है, 9 स्क्वायर। अब हमको पता करना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो मेरी बात को जरा गहराई से समझना, ये भी x है, ये भी x है, यानी ये भी सेम है, ये भी x है और ये भी x है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग खर्च करें और इसको हम इस तरह से एक साथ कंप्रेस करें काट करके, ये देखिए। अब जब हमने इसको कंप्रेस कर दिया है तो ये वाली साइड बेटा कितनी थी, x थी, और ये वाली जो साइड है ये भी कितनी है, ये भी x है। ये वाली साइड भी x है और ये वाली साइड भी x है। तो बेटा ये x एक स्क्वायर बन गया और इस स्क्वायर की साइड x है, तो एरिया क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो फेवर में कितना आ जाता है, x स्क्वायर आ जाता है। कैंसिल किया तो 1/9, और 1/9 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। एरिया ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज द डायगोनल। एरिया ऑफ सर्किल हमको बताना है, हुज रेडियस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 4। एक स्क्वायर है, ध्यान से समझेंगे, ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया हमको 4 दिया गया है। बात को जरा गहराई से समझना।
एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया हमको 4 दे रहा है, तो यहां से साइड, जो साइड स्क्वायर है वो 4 हो जाता है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो साइड कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। यानी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। ध्यान से समझेंगे। अब हमने यहां से क्या किया, बोल रहा है उस जिसकी त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी जो सर्किल बनेगा उसका रेडियस ये रेड कलर की लाइन है। ठीक, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमें रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो एरिया ऑफ सर्किल असल में होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। यही तो है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है, तो रेडियस ये रेड कलर की लाइन है, मतलब डायगोनल। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विद अंडर रूट, ये आ जाता है क्या, डायगोनल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8, 4 + 4 8, और इसको लिख सकते हैं 2√2, क्या आ जाता है, 2√2। अब अगर हम एक सर्किल को ट्रेस करेंगे तो सर्किल कुछ ऐसा ट्रेस होगा। येलो कलर से शायद आपको दिख नहीं रहा है, येलो कलर से दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके का एक सर्किल आपके पास क्रिएट होगा। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके का कोई एक सर्किल क्रिएट होगा। अब हमने क्या कर लिया है, रेडियस तो निकाल लिया, जिसका रेडियस क्या आ जाए, 2√2 आ जाए, तो इसको उठा करके हम कहाँ पुट करेंगे, यहीं पर पुट कर देंगे, तो पाई, और यहाँ से आ जाता है 2√2 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको स्क्वायर बेटा हमने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2 2 जा 4 × 2 मतलब 8 पाई। और इसको बेहतर तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता था, इसका स्क्वायर रूट हल ही ना करो, इसको छोड़ दो यहाँ से, ये वैल्यू आएगी रेडियस मतलब डायगोनल √8, और जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो 2√2 की जगह जैसे ही हमने यहाँ पर रखा √8, ये देखो ज़्यादा आसान है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और सीधे हमको क्या मिल जाता है, 8 पाई। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास ये रहा। नीचे दिए गए छायांकित वर्ग का कुल क्षेत्रफल हमको बताना है कि कुल क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा। तो कुल क्षेत्रफल ये हमको यहाँ से ये डायगोनल हमको डायगोनल मतलब हाइपोटेन्यूज हमको दे रहा है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक्स है, इसे हमने मान लिया, और ये हमने मान लिया कि ये लेंथ कितनी है, वाई है। ये जो लेंथ अभी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ वाई है। अगर ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स होगा, और अगर ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स होगा। अब यहाँ से ये एक स्क्वायर है, इसलिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक्स होना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ नहीं, मतलब इस सोल्यूशन के क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए। जैसे बोल रहा है ना छायांकित वर्ग का कुल क्षेत्रफल, तो वो ये चीज़ बोल रहा है कि छायांकित वर्ग मतलब स्क्वायर, ये बोल रहा है कि ये स्क्वायर है। केवल डायग्राम देख करके, अब वो तो मैंने x मान लिया क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सोल्यूशन जो है वो इसी बेसिस पर आ रहा है, बहुत प्रयास किया और कोई दूसरा टेक्निक नहीं है। इसको मानना पड़ेगा कि एक स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन मेरे पर्टिकुलर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होनी चाहिए थी कि ये एक स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था। तो जैसे कि इसमें दे रहा है कि ये एक स्क्वायर है, ये दे रहा है ये एक स्क्वायर है, केवल देखने मात्र से नहीं पता चलता है। फिलहाल अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये x, ये x, ये x, ये x, अगर ये x है और ये y है तो ये वाला जो इतना रीजन है ये क्या बना देता है, x - y, क्या बना देता है, x - y। तो ये वाला भी क्या बना देता है, x - y। अब देखो ये भी क्या हो जाता है, x - y, और ये वाला जो टोटल अगर आप देख रहे हैं तो ये टोटल x + y हो जाएगा। तो ये वाला जो लेंथ है ये क्या हो जाता है, x + y, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जरा कलर चेंज कर लें। देखो बेटा ये जो ट्रायंगल अभी है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, और इस ट्रायंगल में मैं लगाने जा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो x² + y² किसके इक्वल हो जाता है, 4² के। ठीक है, यानी इसका आउटपुट हमको मिलने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट x² + y² = 16। ठीक, अब हमसे बोल रहा है कुल क्षेत्रफल, यानी टोटल एरिया पूछ रहा है ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो ये एक, अगर ये एक सच में क्या है, अगर ये एक सच में स्क्वायर है तो हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। साइड क्या है, x + y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको x + y का होल स्क्वायर निकालना है। और ये देखो ये x - y है, क्वेश्चन में कहा गया ये भी एक स्क्वायर है, तो +x - y का
होल स्क्वायर। अब बेटा हमें कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर जब पहले वाले का ब्रेक किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दूसरे वाले का ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये 2xy से ये 2xy कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर ऐड होकर के 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बेटा 2 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 ये आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है 16 आ जाती है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 32 देखने को मिलता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 अपने सामने ये रहा, बोल रहा है द लास्ट डिजिट, क्या बोल रहा है द लास्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन परफेक्ट नंबर। इवन परफेक्ट नंबर जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये नंबर्स किस तरीके के होते हैं। ये नंबर्स जैसे हमने 6 लिया तो ये एक इवन परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का मतलब ये हुआ कि जो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 2 3 6, इसमें 6 को हटा दो, बाकी जो फैक्टर्स बच रहे हैं उन सबका सम वापस से वही नंबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी 6 में पाई जाती है। 6 के बाद फिर ये प्रॉपर्टी 28 में पाई जाती है। पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, फिर 14 आ जाता है और फिर मुझे लगता है 28। अब 28 जो नंबर दिया गया उसको हमने हटा दिया, तो जो बच रहे हैं इनका जरा रिजल्टेंट हम करके देखते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये तो 21 बना देता है और ये 7 बना देता है, दोनों को ऐड कर दिया तो 28। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ से 2 चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एक तो इवन परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स का रिजल्टेंट वही नंबर मिलता है जिसके हमने जो नंबर हमको गिवन था एक्सक्लूडिंग द गिवन नंबर, उस नंबर को बेटा हटा देते हैं, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने ये नोटिस की कि जैसे पहला नंबर 6 था, दूसरा नंबर 28 था, तो ये जो इवन परफेक्ट नंबर होते हैं इनके लास्ट डिजिट हमेशा या तो 6 होता है या फिर 8 होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास ये रहा। अब बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें कहा गया डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर टू बी अरेंज इन सच ऑर्डर दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स 2 to 18। कुल मिलाकर के ये तो इतनी बात तो एकदम अननेसेसरी दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस हमें इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो 2 to 14 हर नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो 2 to 14 हर नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो देखो 3 ऑप्शन ये सीधे गलत हो जाएगा क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो गया। अब हमारे पास बच रहे हैं 3 ऑप्शंस, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रिजल्टेंट जो है डिजिट्स का सम वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 1 3 3 6 10 6 4 10 10 15 21 28 28 और 8 36 और 9 45, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी आप चेक कर लेते हैं, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, इवन और ऑड को सेपरेट करना है। डिविजिबिलिटी के लिए आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन में एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर सारी डिविजिबिलिटी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप उसे देख लेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बगैर टाइम पास करते हुए मैं सीधे इसके ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोल रहा है 18 पूर्णांकों का गुणनफल 1 के बराबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 18 इंटीजर्स इक्वल टू 1, द लीस्ट पॉजिटिव सम ऑफ दिस इंटीजर इज। कह रहा है 18 पूर्णांकों का गुणनफल 1 के बराबर है, मतलब 18 इंटीजर्स हैं और उनका मल्टीप्लाई हमने इस तरह से कराया कि हमें रिजल्टेंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। याद रखेंगे यहाँ पर जो मेंशन किया जा रहा है वो इंटीजर मेंशन किया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं है, मिल तो 1 रहा है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अब बोला है कि 18 इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है, तो बेटा ये तभी संभव हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब 1 का हम मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करा दें, 18 टाइम्स करा दें। कितने टाइम्स करा दें, 18 टाइम्स, तो हमको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो बोल रहा है इन पूर्णांकों का न्यूनतम धनात्मक योग। अब देखो लीस्ट पॉजिटिव सम भी पूछ रहा है, और अगर 1 का मल्टीप्लाई 18 टाइम्स कराते हैं तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इसमें कुछ नंबर्स पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ नंबर्स हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो हमने जैसे ले लिया पॉजिटिव नंबर -1 की पावर हमने ले लिया
कितना ले लिया जाए, -1 की पावर 10 ले लिया जाए, 18 टाइम्स ही तो कराना है, और 1 की पावर 8 ले लिया जाए। तो अगर हम इसको देखें तो -1 इंटू -1 इंटू -1, और ये क्रिया कितनी बार कराई जाएगी, इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है 10 टाइम्स। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और इसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 8 टाइम्स। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखें तो 18 इंटीजर्स हो जाते हैं। ये बात तो सही है, 18 इंटीजर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा इन सब का जो रिजल्टेंट है वो -10 आ जाएगा, इन सब का रिजल्टेंट प्लस का 8 आ जाता है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो -2 मिल रहा है, अभी भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव सम, और लीस्ट पॉजिटिव सम की बात कर रहा है। तो हमने एक काम किया, इसको कर दिया प्लस का 1, इसको कर दिया माइनस का 1। इस सिचुएशन में ये सब पॉजिटिव हो जाते हैं और ये वाले कैसे हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो ये प्लस का 10 देता है, ये -8 देता है, और इस बार प्लस का 2 मिल जाता है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? ऑप्शन तो मुझे बी लग रहा है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर लीस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसमें फिर नंबर बड़ा होने लगेगा, 2 से छोटा नहीं होगा, 2 से बड़ा जाएगा। अब 2 से छोटा यहाँ पर 1 दिया गया है, क्या 1 पॉसिबल है? तो बेटा 1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फिर हमको करना पड़ेगा -1 टू दी पावर 9 इंटू 1 टू दी पावर 9, और अब आउटपुट जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा बल्कि -1 के इक्वल होगा। इसलिए ऑप्शन बी सही है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है इफ r एंड s आर नेचुरल नंबर्स एंड r² प्लस s² इज डिविजिबल बाई 216, तो 216 डिवाइड कर देता है r² प्लस s² को। तो बोल रहा है ये इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, और ये किससे डिविजिबल होगा? आप जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वही नंबर उसके क्या बोलते हैं डिवाइजर होंगे उससे भी डिविजिबल होगा। अब हम क्या करते हैं, 216 के जरा देखते हैं क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं। 108, फिर 2 से 54 मिल जाता है, फिर 2 से 27 मिल जाता है, फिर 3 से ले लिया 9 मिल गया, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है। देखो जरा, 3 3 जा 9 3 जा 27, क्या कहा, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 27 असल में इसका एक फैक्टर है और इसका एक फैक्टर है, तो 27 से विभाज्य होगा। ऑप्शन डी सही है। हाँ, अगर आप देखें तो 16 भी 16 नहीं है, 2 2 जा 4 2 जा 8 ही जा रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप देखें तो 16 हमारे फैक्टर, मतलब 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 216, तो ये भी गलत हो जाता है। 30 भी सेम प्रोसेस से गलत हो जाता है। 23 तो ऑलरेडी गलत है क्योंकि प्राइम नंबर है और ये कोई प्राइम नंबर यहाँ जनरेट नहीं हो रहा है। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बोला है 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 27 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। बेटा इस तरीके का क्वेश्चन जो है ये मैंने आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स चैलेंज में बता रखे हैं। ट्रेन के नाम से पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है। आप क्या करना, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, देखो यहाँ से 27 आ जाता है, यहाँ से 15 आ जाता है और यहाँ से मिल जाता है 18। अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो डिफरेंस मैं ये लिख रहा हूँ, देखो मैंने डिफरेंस यहाँ पर ये लिखा, 15 और 18 का जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। हमेशा पॉजिटिव लिखना। और इनका जो डिफरेंस आ रहा है, इन दो नंबर्स का वो डिफरेंस आ रहा है 9। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। 3:9 का मतलब हो गया 1:3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। हालांकि इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड भी है, आप डिस्क्रिप्टिव मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मेथड इज मोर कॉम्प्रिहेंसिबल। आपको स्पीड भी मिलेगी और आपका आंसर में एक्यूरेसी भी होगी, क्योंकि मोर कैलकुलेशन मोर एरर, नो कैलकुलेशन नो एरर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक्स और वाई क्या बोल रहा है, एक्स और वाई बोल रहा है इंटीजर्स हैं। अब देखो भैया, अगर हम इंटीजर लाइन को लेते हैं तो इंटीजर लाइन में ये 0 हो जाता है, ये -1 हो जाता है, ये -2 हो जाता है। अब बोला है कि जो x है वो -2 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो भैया एक ही नंबर तो मिल रहा है -1, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -1। और फिर देखो y जो बोल रहा है वो बोल रहा है 3 से बड़ा है, तो 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 7 से छोटा है। बोला है x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोल रहा है, x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू। और x प्लस वाई के मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 जा रही है, x तो फिक्स है, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला ऑल द नंबर्स इन दिस सीरीज आर। देखो ये नंबर्स दिखने में बहुत बड़े हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। और ये नंबर्स इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये असल में लिखा गया है 111 का स्क्वायर। ये देखो इन नंबर्स की खास बात क्या है, 1 2 3 4 3 2 1 रिपीट हो रहे हैं। 1 जहां तक नंबर जाएगा, जैसे 4 तक गया तो 1 को 4 टाइम्स लिखो, यानी 1111 और इसकी पावर 2 ये लिखा गया है। ये देखो 5 तक गया, 1 2 3 4 5, यानी 1 को 5 टाइम्स लिखा, पावर 2। अब सेम प्रोसेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी नंबर्स हैं ये 1 को 6 टाइम्स लिख करके पावर 2, 7 टाइम्स लिख करके पावर 2, ये देखो 8 टाइम्स लिख करके पावर 2, 9 टाइम्स लिख करके पावर 2। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि दिखने में नंबर्स बड़े हैं लेकिन ये हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर। प्राइम नंबर, ये देखो परफेक्ट नंबर है क्योंकि सबकी पावर क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। सबकी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। अगर हम इसको देखें तो 111 दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ 11 तो प्राइम नंबर है लेकिन 111 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इन 3 डिजिट्स का सम 3 है जो कि 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन बेहतर तरह से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है उपरोक्त दोनों छायांकित आयतों के क्षेत्रफलों का अनुपात। बेटा ये दोनों हमेशा 1:1 पर होंगे। किस पर होंगे, 1:1 पर होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बोल रहा है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 एंड वॉज लेफ्ट विद अ लीजेसी ऑफ नॉन डेसिमल क्वाइनेज। 1 रुपी वॉज डिवाइडेड इंटू 16 आनास और 60 पैसा। 1 रुपी, ये 1 रुपए में 16 आने, ठीक। विद ईच आना देयर फॉर इक्वल टू 4 पीसेस, और हर एक आना जो था वो कितने पीसेस में टूटता था, 4 पीसेस में टूटता था। In 1957, India shifted to the decimal system. In decimal currency system, to each unit of the currency is divided into. बेटा ऑप्शन सी सही होगा। अगर हम देखें तो यहाँ जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया हुआ यहाँ तक तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बेसिक नॉलेज है। घर में मम्मी या पापा से पूछना या दादी या नाना से पूछना, नानी से पूछना, वो लोग आपको बताएंगे कि पहले 1 रुपए में पहले आना चलता था। आना हो सकता है उनके पास ये ओल्ड कॉइन्स हो भी, आना चलता था। तो 1 रुपए में 16 आने होते थे। फिर 1957 में हमने करेंसी को चेंज किया और फिर हम ले आए रुपए। तो आपने पढ़ा है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा, 100 पैसे होते हैं। और ये जो 100 पैसे हमने लिया ये किसके बेसिस पर लिया है, ये डेसिमल सिस्टम के बेसिस पर लिया है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा डेसिमल मतलब ही है, डेसी मतलब क्या होता है, डेसीमल मतलब 100 के बेसिस पर। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया है, किसके बेसिस पर ब्रेक किया, 100 के बेसिस पर। तभी तो 1 रुपए में 100 पैसे हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। बोल रहा है अ बॉय हैज हैबिट ऑफ स्टाम्प कलेक्शन व्हेन ही वाज आस्क्ड हाउ मेनी स्टाम्प्स ही हैज इन कलेक्शन रिप्लाइड द नंबर ऑफ स्टाम्प्स आई हैव आर लेस देन 3000 एंड when divided by 2 leaves 1 divided by 3। मतलब वो बता रहा है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टाम्प्स हैं वो 3000 से कम है, लेकिन जो संख्या है वो एक ऐसी संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है, 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचता है। और ये पूरी कैलकुलेशन उस बच्चे ने बता रखी है। सिंपल सी बात है यार। रिमाइंडर, पहला पॉइंट देखो, 2 लीव्स रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 2 लीव्स रिमाइंडर 1। 2 से भाग देने पर 1 बचना चाहिए। देखो यहाँ 0 है, ये पूरा कंप्लीटली 2 से विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाई ऑप्शन इसको कैलकुलेट कर लिया, कहीं कोई टेंशन नहीं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है भास्कराचार्य सेकेंड एन एंशियंट मैथमेटिशियंस रोट लीलावती मैथमेटिकल ट्रेटीज टू प्लीज हर डॉटर। द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज फ्रॉम लीलावती। कुल मिलाकर के 2 चीज़ें, एक तो ये कि भास्कराचार्य आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मैथमेटिशियंस थे। दूसरी इसमें ज्ञान वाली बात आपको ये बताई गई है कि लीलावती एक बुक लिखी गई है जो कि भास्कराचार्य ने अपनी ही पुत्री के लिए ये बुक लिखी थी, लीलावती, ठीक। अब तीसरी बात इसमें यह बताई गई कि जो क्वेश्चन लिया गया है वो लीलावती से ही लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है जरा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ पर्सन हैज 300 rupees. A person has 300 rupees and 6 horses plus 6 horses. The other person has 10 horses and debt of 100 rupees of each have equal wealth. अच्छा, दोनों की वेल्थ इक्वल है। ये टोटल वेल्थ अगर हम बात करें तो टोटल वेल्थ फर्स्ट की है और ये टोटल वेल्थ किसकी जा रही है,
टोटल वेल्थ सेकंड पर्सन की जा रही है। इसके पास टोटल वेल्थ 300 रुपीज़ प्लस 6 हॉर्सेज हैं और इसके पास 10 हॉर्सेज हैं और 100 रुपये ये क्या है, कर्ज है, तो माइनस का 100 हो जाता है। बेटा इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसको उठा करके इधर भेज दो और इसको उठा करके इधर भेज दो। तो इसको इधर भेजा तो 300 प्लस 100 हो जाता है और यहाँ से 10 हॉर्सेस माइनस 6 हॉर्सेस, कुल मिलाकर के बना देता है 400 इक्वल्स टू 4 हॉर्सेस। तो कुल मिलाकर के 1 हॉर्स इक्वल्स टू 100, 1 हॉर्स इक्वल्स टू 100। बोला है एक घोड़े का मूल्य कितने रुपए है, बेटा 100 रुपए है। अगर चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1h इक्वल्स टू 100 है, यहाँ रख दिया तो ये टोटल कितना बना देता है, 900 बना देता है। और इनकी टोटल वेल्थ में रखोगे तो जैसे ही 100 रखा तो 1000 माइनस 100 कितना बना देता है, 900 बना देता है। तो ऑप्शन ए से एकदम सही है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इसको बोलते हैं जल आकृति, ठीक है। जल आकृति का मतलब है वाटर इमेज। बेटा वाटर इमेज जब भी बनता है, जब भी आप कभी खड़े होते हैं तो आप देखते होंगे कि जब भी आप कहीं खड़े होते हैं तो आप ये खड़े हैं और ये देखो नीचे तालाब में आपकी इमेज बन रही है, ठीक। तो जब तालाब में इमेज बनेगी तो स्ट्रक्चर जो आपका जाएगा वो कैसा जाएगा, देखो ये वाला जो हिस्सा है, जब आप खड़े होते हैं, सिंपल सी अपनी बात समझो, ये आप खड़े हैं तो जब आप खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपके पैर नीचे हैं वो पैर ही सबसे पहले बनते हैं, फिर क्या होता है, फिर आपके हाथ बनते दिखते हैं और फिर क्या होता है, फिर आपका चेहरा दिखता है। कभी अपने आपको पानी में देखना तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ सबसे नज़दीक है वो सबसे पहले बनेगी और जो चीज़ सबसे दूर है वो बाद में बनेगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो दूर है ये दूर बनेगा और जो नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा। तो मतलब ये एक स्ट्रक्चर तो ये आ गया। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाता है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। देखो ये स्ट्रक्चर ये देखो बन रहा है आकर के, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे, बाकी सब ओवरलैपिंग। तो जल आकृति, इसके भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स चैलेंज में बता रखा है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इट इज 800 PM, व्हेन कैन हेमंत गेट नेक्स्ट बस फ्रॉम रामनगर फॉर रामनगर फ्रॉम धौलपुर। Buses from Ramnagar leaves after every 30 minutes till 10 PM. 15 minutes ago, one bus has left for Ramnagar. To answer the above question, बोल रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किन किन चीजों की नीड है। बोला है ना, When can हेमंत गेट नेक्स्ट बस, ये है हमारा क्या प्रश्न। और इस प्रश्न के लिए उसने कुछ 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। बोल रहा है कि आंसर देने के लिए, यानी इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि हेमंत को अगली बस कब मिलेगी, कितने स्टेटमेंट की नीड है। तो एक स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये। बेटा दोनों की नीड पड़ेगी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 में दिए गए आंकड़े पर्याप्त हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमको ये पता चल रहा है कि रात 10 बजे तक बस मिलती रहेगी तो ये नहीं पता चल रहा है कि 30 मिनट में बस तो है, लेकिन उसको अगली बस कब मिलेगी। इसका जो सही उत्तर जाएगा वो 1 और 2 दोनों होगा। क्या होगा, 1 और 2 दोनों होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। दोनों कथनों के आंकड़ों को मिलाकर लेने की आवश्यकता है। जब दोनों को हम कंप्रेस कर देते हैं तो हमको सही जानकारी मिल जाती है कि हेमंत को बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सपोज करो 30 मिनट में बस तो है और हेमंत महाराज पहुंचते हैं 9:45 पर। अब केवल स्टेटमेंट ये है तो बात नहीं बनेगी, मतलब पता नहीं बस मिल भी सकती है कि नहीं मिल सकती है, या फिर रात में वो और देर रात पहुंचते हैं तब भी दिक्कत है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ से पता चलेगा कि हर 15 मिनट्स में, मतलब ये 15 मिनट पहले बस छूटी है और अगली बस 15 मिनट के बाद आ रही है, रात में 10 बजे तक बस है और 30 मिनट में बस मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास ये रहा। बोल रहा है पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड बाई फैमिली ऑन वेरियस आइटम ड्यूरिंग 2020, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोल रहा है इफ द अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग ऑन फूड पर देखो कितना गया है, फूड कहाँ है, फूड पर देखो ये है, फूड पर कितना गया है 23%। तो 23% को बेटा बराबर कर दो 105800 के। तो बेटा 1% किसके इक्वल हो जाता है, 105800 डिवाइडेड बाई 23। जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद ये 46 देता है। कितना देता है, 46। इसका मतलब 1% किसके इक्वल हो जाता है, 46 के इक्वल हो जाता है। 46 100, 2 जीरो ये हैं तो 2 जीरो यहाँ पर भी आएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर भी आ जाएंगे।
अब हमको निकालना क्या है, बोल रहा है द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन कहाँ है भाई, एजुकेशन पर बहुत कम खर्च होता है। देखिए फूड पर कितना खर्च हो रहा है, क्लोथ पर कितना हो रहा है, हाउसिंग पर कितना हो रहा है, एजुकेशन पर देख लीजिए। तो जरा देखते हैं, एजुकेशन पर 12%, 1% 4600 के बराबर है। तो बेटा बोथ साइड हमने क्या करा दिया, 12 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही हमने 12 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिलता है 55200। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टिया में 3 खंड कौन कौन से हैं। तो बेटा आर्यभट्टिया में 3 खंड जो हैं वो ऑप्शन ए इसका सही है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, यानी मैथमेटिक्स, टाइम कैलकुलेशन और स्पेयर। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमारे सब्जेक्ट का ही नहीं है। बेटा सब्जेक्ट का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तक तो एक आधार है चीज़ों को सीखने का, बाकी आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है। तो आर्यभट्ट आपने कई बार पढ़ा होगा कि शून्य के जनकदाता जो रहे हैं, शून्य का जो प्रतिपादन किया वो आर्यभट्ट ने किया, और आपने आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसके सेक्शन के बारे में नहीं पता है, देन दिस इज अ वेरी शेमफुल थिंग। इस तरह के क्वेश्चंस को आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आई होंगी। इसके कुछ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहूँगा जिसमें कि आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो 1-1 मिनट का शॉर्ट होगा तो आप उसे देखेंगे तो ट्रिक्स आपके दिमाग में आ जाएंगी। मेरी कोशिश होगी कि पहले ये जो स्क्वायर हैं और इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन बेस्ड जो टेक्निक्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।